गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम कहाँ तक पढ़े थे, किसी को याद है? ओके, तो चलिए, निर्देशक चिन्ह हो गई थी। ओके, नहीं, चलिए आज तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर 7, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जैसे किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना, राइट। लेकिन यहाँ हम निर्देशक चिन्ह को, जब हम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो उसको हमको जानना ज़रूरी है कि यह क्या चिन्ह है। जैसे इसका इंग्लिश होता है डैश। डैश आप समझते हैं ना कि एक तो योजक चिन्ह होता है जो उससे स्मॉल होती है, यानी छोटी होती है। लेकिन जब हम कुछ लिखते हैं तो उसके आगे ही हम डैश लगाते हैं। सपोज आप किसी भी पेपर का आप एग्ज़ाम देते हैं परीक्षा में, तो जो हेडलाइन लिखते हैं तो उसके आगे आप डैश का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा पता चल जाएगा कि परिभाषा से कि हमें कहाँ डैश यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए, तो निर्देशक चिन्ह का जो हम प्रयोग करते हैं तो कहाँ करते हैं? जब हम किसी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जब कोई उदाहरण देता है, यानी जब हम किसी से बातें करते हैं तो अपने आप में तो बातें होती नहीं है ना। जब भी बात करते हैं तो हम दो व्यक्ति से बात करते हैं, तो वहाँ हम अपनी बात को क्लैरिटी करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम उसको कोई एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। या संवादों में नाम के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। संवाद का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो आदान प्रदान बातों का करते हैं। किसका करते हैं? आदान प्रदान बातों का। कुछ हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं तो उसका रिप्लाई वो देता है, कुछ वह बोलता है तो मैं उसके बिहाफ में बोलती हूँ, है कि नहीं। तो इसे आदान प्रदान करते हैं। आदान मतलब, प्रदान मतलब बोलना, और एक दूसरे से कुछ वो बोलेगा, कुछ मैं बोलूँगी, ठीक है। तो चलिए, तो संवाद का मतलब यही होता है। तो कब प्रयोग किया जाता है? जब संवाद में नाम के बाद हम किसी निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, यानी डैश का प्रयोग करते हैं तब। क्लियर है? एक उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नाम ले लेते हैं विशाल, यानी विशाल बड़ा भाई है और दूसरा छोटा भाई है। तो विशाल कह रहा है, विशाल तुम मेरे घर आना। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो विशाल, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, तो दोनों आपस में बड़ा भाई छोटा भाई वार्तालाप कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं। तो विशाल के आगे क्या हो जाएगा? नाम के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विशाल डैश तुम मेरे घर आना, उसको इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है कि तुम मेरे घर आना। और क्या बात है कि तुम मेरे घर आना। तो ऐसे ही शब्दों के आगे, नाम के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई? और दूसरा, छोटा भाई अनुज कहता है कि अनुज, ये भी नाम है तो उसके आगे भी डैश चिन्ह का प्रयोग होगा। तो अनुज डैश भैया कल मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा, इंडिकेट किया। दोनों में बातचीत हो रही है। इसी तरह कोई भी पर्सन बात कर सकते हैं, बड़े छोटे, बड़े नेता, कोई भी घर के सदस्य, मम्मी पापा जो भी है। तो ऐसे ही आपको नाम के आगे डैश का प्रयोग करना है, यानी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। घबराने की कोई बात नहीं, दोनों आएगी, उसकी एग्जाम्पल सेम होगी, ध्यान रखिएगा।
उद्धरण चिन्ह होता है, दो होती है, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा, एक डबल इन्वर्टेड कोमा। कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्या परिभाषा है इसकी, कैसे करना है, कब करना है, सब जान लेते हैं। आइए देख लेते हैं। परिभाषा कहती है, जब किसी दूसरे की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन का ज्यों के त्यों रखा जाए तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत लेंदी लग रहा है ना, लेकिन आप सिंपल भाषा में हम समझते हैं। उद्धरण चिन्ह का ऐसे समझिए, किसी की बात को यानी कोई भी बात को ज्यों का त्यों लिखना हो, मतलब ज्यों का त्यों मतलब जैसे का तैसे लिखना है, तो उद्धरण चिन्ह बात के शुरू या अंत में लगाई जाती है। सपोज आप लिख रहे हैं कोई भी और उसके स्टार्टिंग में आपको लगाना है और उसके बाद लास्ट में जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाएगा तो यह इन्वर्टेड कोमा आपको बाद में लगाना पड़ेगा। ये क्या है, डबल। डबल और सिंगल में क्या फ़र्क है मैं बताती हूँ आपको। अब आपको इस जगह आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि कहाँ डबल करें कहाँ सिंगल करें, तो कोई बात नहीं है। डबल हम तब करते हैं जब बड़ी सेंटेंस लिखते हैं वाक्य को, तब हम डबल स्टार्टिंग में और क्लोज करते समय लिखते हैं। लेकिन मैंने अल्प विराम जो पढ़ाया था आपको आगे, अल्प विराम का मतलब होता है कि किसी थोड़ी देर रुकने के लिए, यानी जब हम कई बात कर रहे हैं, जब हम कुछ लिखते हैं तो छोटे छोटे शब्दों में जब हम यूज करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे और, तथा, तो वहाँ क्या एक एक शब्द आपने देखा, वहाँ एक एक शब्द के अंदर लग रहा है ना, एक सिंगल कोमा लगेगी। लेकिन जैसे ही हम बड़ा सेंटेंस लिखेंगे, बड़ी वाक्य लिखेंगे ना, तो वहाँ स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करेंगे और क्लोज करते समय डबल इन्वर्टेड कोमा से भी हम क्लोज करते हैं, जिसे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं। समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था डैश, अब स्टार्ट होगा। गांधी जी ने कहा था, इन्वर्टेड कोमा शुरू हो जाएगा डबल, फिर क्या कहा था, करो या मरो। फिर जब यह करो या मरो लिख लें आप, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा डबल से क्लोज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने यही नारा लगाया था, करो या मरो। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैंने बोला सिंगल तब होगा जब और तथा होगा। और क्या हुआ, एक शब्द, लेकिन यहाँ एक ही में इंक्लूड है दोनों शब्द, करो भी है या मरो भी है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग हो जाता है। दूसरे में भी दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। रामायण में लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, कर्म प्रधान वस्तु है, कॉमा जैसा करोगे वैसा मिलेगा। यहाँ फिर इतनी बड़ी सेंटेंस हो गया, तो क्या है, कर्म प्रधान वस्तु है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अब जाके इन्वर्टेड कोमा डबल से क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही सेंटेंस में आपको, यानी देखा आपने दो वाक्य है इसमें, एक तो वाक्य क्या है, कर्म प्रधान वस्तु है, और दूसरी वाक्य क्या है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों में हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया जाता है, जिसे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में होता क्या है, ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है, उसके बाद 2 पॉइंट होती है, उसके बाद डैश होती है, तब जाके ब्रैकेट क्लोज होती है। क्लियर है? यही है इसका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का इंडिकेट है यही। तो परिभाषा क्या कहती है, किसी विषय को क्रम से लिखने या विषय क्रम व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे, अब जो जैसे आप लिखते हैं कोई भी हिंदी शब्द में, आप क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल, जैसे आप लिखते हैं कि इसकी परिभाषा ये है, अब हमको उदाहरण देना है, प्रश्न आती है ना आपको कि एक उदाहरण के साथ इसे दीजिए, तो आप लिखते हैं यहाँ जैसे। जैसे के बाद
कौन सा चिन्ह डालते हैं? 2 पॉइंट ऊपर एक नीचे डाल के तब ना डैश लिखते हैं, वही तो है विवरण चिन्ह। तो ये जैसे में प्रयोग किया जाता है वही है विवरण चिन्ह। तो अब किसी भी वाक्य को अब क्या कह रहा है, सिंपल सी वाक्य में अगर हम देखते हैं तो इसका क्या है, जब किसी बात का उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कोई भी डेफिनेशन लिखा यानी परिभाषा लिखा, अब परिभाषा तो आपने लिख दिया लेकिन हमको प्रश्न कह रहा है कि उदाहरण के तौर पे समझाइए। तो आप क्या करते हैं, जैसे तो क्या करते हैं, परिभाषा जैसे जहाँ एंड होती है वहाँ जैसे लिखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिखते हैं। जहाँ से परिभाषा खत्म होती है उसके नीचे आप एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं? तो वहाँ जो नीचे जैसे लिखते हैं उसका क्या हो गया, ऊपर से दूसरी पंक्ति में हम आ गए। यही तो हमको डेफिनेशन कह रहा है कि जब किसी बात का उदाहरण अगली पंक्ति में देना है, तो हमने एक लाइन में एक पंक्ति में हमने परिभाषा लिखा तो दूसरी पंक्ति में हम उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसे ही शब्दों में यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे लिखेंगे तो लिखेंगे उदाहरण में संज्ञा के 3 भेद होते हैं विवरण चिन्ह। कौन कौन? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, भाववाचक, जो भी है जितने भी भेद हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि भेद हम 3 ही वाचक होते हैं, आपको पढ़ाया गया है संज्ञा के, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो ऐसे करके लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा, संज्ञा के 3 भेद हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, राइट। उसके बाद जो 3 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, उसके यहाँ नंबर वाइज लिखेंगे। आई होप कि समझ में आ गई होगी। नंबर 6 यही है विवरण चिन्ह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह में सिंपल सा है, एक गोला, पॉइंट नहीं, ध्यान रहे बीच में गैप होना है, वहाँ है लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह क्या है देख लेते हैं। किसी बड़े शब्द को, ठीक है, बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी लगाया जाता है। अब लाघव चिन्ह मैंने क्या बोला, पॉइंट नहीं, एक गोला, कितना, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है। छोटा अगर करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा गोल करेंगे ना सर्कल, तो उसके बीच में गैप होता है कि नहीं, उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। कहाँ प्रयोग किया जाता है, कब करेंगे देख लेते हैं। जैसे अब एक उदाहरण लिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी सेंटेंस लिख रहे हैं, इतना बड़ा व्याख्या हम लिख रहे हैं, स्टेंजा में जब आप लिखते हैं ना, तो कहीं आपको शॉर्ट लिखने का ज़रूरत पड़ती है। क्यों लिखना पड़ता है? कि टाइम कम होता है और इसका मतलब होता है कि जल्दी से शॉर्ट लिख लेंगे तो जो एग्जामिनर होते हैं वो तो चेक करेंगे, तो उसमें हमको मार्क्स नहीं काटेंगे। वहाँ हम आप लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार लिखा होगा, स्पेलिंग होता है डॉक्टर, डॉक्टर कितना बड़ा होता है, 3 शब्दों का अक्षर है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ड आ चंद्रबिंदु, हाफ चंद्रबिंदु, और बगल में उसके जस्ट बगल में लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे पंडित है, पंडित में 3 शब्द का है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, प अनुस्वार का पॉइंट डालना है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देना है। तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाती है और आपको लिखने में सुविधा हो जाती है। आई बात समझ में? इसे ही हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और लाघव चिन्ह इसे ही साइन इंडिकेट करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है योजक चिन्ह। आपने पढ़ा निर्देशक चिन्ह में क्या बोला था मैंने, कि डैश बड़ी होती है, लेकिन योजक चिन्ह में उसका हाफ होता है, यानी छोटा सा योजक चिन्ह होता है। डैश दोनों में होता है, ध्यान दीजिए, यही पहचान है आपको। नहीं तो पता चले आपको निर्देशक चिन्ह कौन है, योजक चिन्ह, क्योंकि दोनों में डैश ही होते। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है और योजक चिन्ह जो है छोटी होती है, उसी के तरह होती है। तो ये चिन्ह 2 अलग शब्दों को जोड़ता है। इसका प्रयोग द्वंद्व समास तथा तत्पुरुष समास में तुलनात्मक, तुलना मतलब कंपेयर करना, तुलनात्मक सा, सी से पहले शब्द तथा युग्म में होता है, जहाँ 2 युग्म जुड़ा हो। द्वंद्व समास कैसे बोला था मैंने, दाल भात,
खाते हैं जब हम, है ना, बिना भात, दाल का भात हम खा ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। रात है तो दिन भी होती है ना। माता है तभी तो पिता है, राइट। भाई है तभी तो बहन है। अपोजिट, तो ये अपोजिट तो होती है, लेकिन एक साथ युग्म, युग्म मतलब जुड़ा हुआ। तो यहाँ जब दो शब्द हो रहा है तो दो शब्द के बीच में डैश नहीं होगा, बल्कि छोटा सा योजक चिन्ह होता है। क्लियर है। जैसे सुख और छोटा सा योजक चिन्ह, उसके बाद दुख, दोनों अपोजिट वर्ड। किसी को सुख है, भगवान ने बहुत दिया है, और किसी को दुख है, राइट। राज छोटा सा योजक चिन्ह, फिर काज, एक जैसा वर्ड्स आपने देखा। कभी कभार उठते बैठते गिरते पड़ते ऐसे शब्दों में हम योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ डैश नहीं होगा, ध्यान रखिए। डैश तो सिंगल में होगा, लेकिन यहाँ दो शब्द का युग्म होगा अपोजिट वर्ड में, जैसे द्वंद्व समास में होता है, तो वहाँ छोटी सी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एम आई राइट? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उपविराम। उपविराम में का साइन है ऊपर नीचे पॉइंट। जैसे जहाँ ऊपर दिया, इधर उधर नहीं, जहाँ ऊपर आपने पॉइंट लगाया सेम उसके नीचे आपको वही पॉइंट लगाना है। ये है इसका साइन। डेफिनेशन को देख लेते हैं। जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना होता है, क्या कह रहा है? जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना होता है वह है उपविराम। कैसे अलग करते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, विज्ञान। अब विज्ञान ऐसे नहीं लिखेंगे। विज्ञान क्या है? वरदान या अभिशाप। क्या है? वरदान या अभिशाप। यहाँ दो को अलग किया ना। एक तो वरदान भी हो गया और एक अभिशाप है। अभिशाप होता है किसी को श्रापित करना, वरदान होता है जो कि हम उसको आशीर्वाद देते हैं। किसी को वरदान मिला है, ये आप किसी को, तो वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान, जब आप विज्ञान लिखेंगे तो वहाँ क्या करेंगे? उपविराम का साइन दे के हल्ला विज्ञान के आगे ऊपर नीचे डाल के पॉइंट, उपविराम का साइन डाल के वरदान या अभिशाप लिखेंगे। ऐसे ही इसे ही उपविराम कहते हैं, और ऐसे ही साइन का आपको प्रयोग करना है ऐसे ही शब्दों में, राइट। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट 13, त्रुटि पूरक या हंस पद। हंस पद, बिल्कुल हंस पद इसे क्यों लिखा है? हो सकता है त्रुटि पूरक भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा इसका साइन है जो हंस की तरह, हंस जो होते हैं ना पक्षी, उसके तरह इसका साइन दिखता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है आइए देख लेते हैं। वाक्य में गलती से जब सब कुछ छूट जाता है तब उपयुक्त शब्द ऊपर लिख दिया जाता है। उसे दिखाने के लिए त्रुटि पूरक का प्रयोग किया जाता है। सपोज किसी भी वाक्य को जब आप लिखते हैं, लिखते समय क्या होता है ना, हम लिखते जा रहे हैं और जब हम पढ़ते हैं उसको लिखने के बाद तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम मिस कर गए, ओहो ये लिखना भूल गए हम। तो वहाँ ऐसे शब्दों का हंस पद का प्रयोग किया जाता है। कैसे? एक हाइफन की तरह लाइन डालेंगे, उसमें एक एरर डालेंगे तीर की तरह, और उसके बाद ऊपर वही जो छूट आप गया है, जो आपका मिस हो गया है, उस हंस पद को डाल के नीचे ऊपर शब्दों को लिखा जाता है। ऐसे हंस पद का हम प्रयोग क्यों करते हैं? अगर आपने नहीं हंस पद का वो साइन दिया और आपने लिख दिया ऊपर में, तो एग्जामिनर जो है सीधा आपको रॉन्ग कर देगा। अगर आपने हंस पद का साइन डाल के लिख के ऊपर जो मिस किया हुआ, जो छूटे हुए शब्दों को आप लिखेंगे, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा पूरी के पूरी। तो यही परिभाषा कह रहा है कि वाक्य में गलती से जब सब कुछ छूट जाता है तब हम हंस पद डाल के साइन ऊपर हम लिख देते हैं, तो उसे हम दिखाने के लिए त्रुटि पूरक
या हंस पद कहते का प्रयोग किया जाता है। हंस पद इसलिए कि हंस का साइन हंस के जैसा दिखता है ये साइन। त्रुटि पूरक ये है कि आपसे त्रुटि मतलब गलतियां हो गई, मिस कर गए हम, रह गया, छूट गया, त्रुटि हो गई आपसे, उसके बदले यह साइन डाल के आप ऊपर इसे लिख सकते हैं। आइए एक उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे मोहन ने मुझे एक पत्र लिखा था, इस वाक्य में ने जो है हमने छोड़ दिया। राइट, अब आप पढ़िए इसको, ने हमसे मिस हो गया। अब जब आपके जो कॉपी चेक करेंगे सर या टीचर कोई भी, तो पढ़ेगा कि मोहन मुझे एक पत्र लिखा था। क्या ये कंप्लीट लग रहा है आपको? बोलेगा कि अगर आपने ने नहीं लिखा तो सीधा रॉन्ग कर देंगे, ये कैसा सेंटेंस लिखेंगे, इसका कैसा है? नहीं तो समझ में आ रही है, मोहन मुझे एक पत्र लिखा था। लेकिन अगर हमने ने अगर लिख देंगे तो एक वाक्य जो है पढ़ने में हमको अच्छा लगेगा। तो जैसे मोहन ने मुझे एक पत्र लिखा था, अब ने छूट गया। इसको लिखने के लिए यहाँ आपको हंस पद का नीचे साइन डाल के ऊपर में आप ने लिखेंगे, तब आपकी वाक्य जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वाक्य में ने शब्द की क्या है? वह त्रुटि है। अतः आपको लिखना पड़ेगा मोहन ने मुझे एक पत्र लिखा था, अब जाके करेक्ट हुआ। तो ऐसे सब कुछ छूट जाते हैं, उसे ही हम लिखते हैं। तो वही इसे ही हम त्रुटि पूरक या हंस पद कहते हैं। एक और होती है समाप्ति। जब आप प्रश्न को आप स्टार्ट करते हैं वहाँ से एग्ज़ाम में, तो आपने स्टार्ट तो कर दिया, लिखते लिखते जब आपकी पूरे लास्ट हो गया कि अब हम नहीं लिखना है कोई भी सेंटेंस को, कोई भी प्रश्न को, तो लास्ट में आप क्या करते हैं? बहुत बड़ा सा डैश डालते हैं, बीच में गोला डालते हैं, फिर डैश देते हैं, या नहीं तो क्या करते हैं? छोटा 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 डैश डालते जाते हैं। यानी उससे साबित यह हो जाता है कि हमारी यह समाप्ति हो गई, तो द एंड हो जाती है। राइट, तो यह लास्ट था। वैसे समाप्ति होना चाहिए बिल्कुल, हम उसके कभी कभी प्रयोग करते हैं, समटाइम्स नहीं भी करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए कंपल्सरी नहीं है। हम आपको ऐसे ही बता दिए कि कई लोग करते हैं, खासकर मैं तो करती ही हूँ। अगर आपको लगे कि ऐसे ही समाप्ति का साइन होता है तो यहाँ बुक्स में दिया नहीं है, हालांकि वैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। ये है समाप्ति का साइन। क्लियर है? तो चलिए, आज जितना भी था हमने कंप्लीट कर दिया विराम चिन्ह को। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। जो भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं और हम उसको क्लियर करेंगे, स्पष्ट के तौर पे समझाएंगे आपको। तो चलिए, आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, इससे और स्पष्ट हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। और आपको सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य हम इसलिए करते हैं ताकि आपको इतना डेफिनेशन पढ़ने का टाइम नहीं होता है किसी भी कंपटीशन में, तो आप हमारी वो MCQ जो होती है वो आप देख सकते हैं, उससे आपको सहूलियत होगी प्रश्न उत्तर करने में। चलिए, तो आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।